हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं क्यों है आज का दिन विज्ञान के इतिहास में इतना खास। तो जी ये है थियोडोर मेरीमन यानी कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट। क्या खोजा था इन्होंने खोजी थी दुनिया की पहली वर्किंग लेजर, यानी कि लेजर का कॉन्सेप्ट तो इनसे पहले बन गया था, लेकिन काम करने वाली लेजर इन्होंने ही खोज कर दुनिया को दी थी। वैसे लेजर होती क्या है? तो जी लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इस बकवास डेफिनेशन या फुल फॉर्म पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे आज तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि लेजर काम कैसे करता है, पर चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। और ये खोज की थी इन्होंने 16 मई 1960 में। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि ये जो सामान इन्होंने खोजा था ये काम धाम कैसे करता है। तो जिन्हें कागज पत्तर पढ़ने का शौक है, मतलब किताबी ज्ञान, वो ये पढ़ सकते हैं, और जिन्हें इसकी वर्किंग समझनी है उनके लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जी जैसा कि आप जानते हो ये है एटॉमिक मॉडल। अब जरा जानते हैं कि एटम से रोशनी कैसे पैदा होती है, मतलब लाइट किस तरीके से पैदा होती है। तो देखो होता क्या है, ये जनाब जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि आवारागर्दी करते हुए अपने आसपास से गुजरने वाली एनर्जी यानी कि फोटोन यानी कि रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये भाई साहब ये काम करते हैं, मतलब खा पी के सेट हो जाते हैं, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मारते हैं, कूद जाते हैं, दल बदल लेते हैं, और इन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि मैं तो गलत जगह आ गया। और उसके बाद जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी है उसको छोड़ देते हैं। अब जो ये एनर्जी छोड़ते हैं वही है फोटोन। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यानी कि एक जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जिस चीज का भी एटम है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब चुंबक के पास जो चिपकने की क्षमता है आखिर वो आई कहां से? तो वो इसी की वजह से आई है। कैसे? अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में घूमने लग जाएं, तो इनकी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जो उस मटेरियल को चिपकने की क्षमता दे देगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये क्लॉक और काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से ये जिस चीज का भी एटम है उसके पास चुंबक की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। मजा आया? आगे चलते हैं। तो जी ये है लेजर्स की जन्म कुंडली। और अगर आपको बिल्कुल किताबी भाषा में जानना है कि एक्चुअल में लेजर में होता क्या, मतलब क्या कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं साइड में भी हट गया हूं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखना है तो आगे चलते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर जो खिचड़ी पक रही है उसे बड़े ध्यान से सुनना, और मैं आपको उस खिचड़ी के बारे में बता रहा हूं जो दुनिया की पहली लेजर में पकाई गई थी। वैसे तो लेजर आज भी उसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, लेकिन अलग अलग तरह की लेजर्स में अलग अलग बदलाव करके आज के समय इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पुराना वाला मॉडल है, तो इसी से हम समझेंगे कि आखिर लेजर का बेसिक प्रिंसिपल है क्या। अब देखो, लेजर को चलाने के लिए हमें चाहिए एक पावर सोर्स, एक स्विच। तो जैसे ही हम स्विच दबाएंगे बिजली की सप्लाई चालू हो जाएगी। अब इस बैटरी से जो बिजली जाएगी वो इस बल्ब को जलाएगी। देखो भैया, यहाँ पर लगा हुआ है एक बल्ब जो देगा रोशनी यानी कि फोटोन्स। अब ये फोटोन्स, ये जो यहाँ पर ये लाल लाल सा आप देख रहे हो, ये है रूबी। और ये रूबी नेचुरल रूबी यानी नेचर में पाई जाने वाली, प्रकृति में पाई जाने वाली नहीं है। इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। हाँ जी, हम बना लेते हैं, रूबी वगैरह हम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये बल्ब जो फोटोन्स दे रहा है वो जा रहे हैं इस रूबी के पास। रूबी के एटम्स को कर रहे हैं एक्साइट। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास जब एनर्जी आएगी तो वो बावलों की तरह इधर नाचेंगे, और जब वो नाचेंगे गाएंगे तो वो उस एनर्जी को छोड़ देंगे और वापस नीचे आ जाएंगे, यानी लोअर एनर्जी लेवल में। अब यहीं पर है कहानी में सारा ट्विस्ट। अब जैसे जैसे इसके अंदर फोटोन्स की आबादी बढ़ेगी, अब देखो इन फोटोन्स को हमने बाहर जाने नहीं दिया। हुआ क्या, इन फोटोन्स को हमने इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक दूसरे से टकराकर आगे पीछे घूमने के लिए छोड़ दिया। जाओ बेटा मौज करो। अब आप सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या हुआ? भाई साहब इसी से फायदा होने वाला है। देखो, बार बार ये लाइट जलती रहेगी, फोटोन्स की संख्या बढ़ती रहेगी, और ये बढ़ते हुए फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा एक्साइट करेंगे, जल्दी जल्दी एक्साइट करेंगे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फोटोन्स छोड़ेगा। यानी कि जो लाइट इसके अंदर पहले से ही मौजूद है उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तो फोटोन्स की बीम लेजर के रूप में बाहर निकल जाएगी। और एक कमाल की बात यह है कि जो इसकी डेफिनेशन है वो बहुत सोच समझकर बनाई गई है। ऐसे ही नहीं कि किसी का मन में आया चल भाई लेजर रख देते हैं इसका नाम। ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन किसने एमिट करा? तो भाई साहब ये रेडिएशन एमिट करा है इस बल्ब ने। ठीक है जी। अब इस बल्ब के द्वारा जो एमिट किया गया रेडिएशन है उसने स्टिमुलेट करा। किसको स्टिमुलेट करा? इसके अंदर लगी हुई रूबी को। अब इस रूबी की वजह से और फोटोन्स प्रोड्यूस हुए, और वो फोटोन्स धीरे धीरे लाइट को एम्प्लीफाई
करते ही चले गए, यानी कि जैसे जैसे फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी लाइट का एम्प्लीफिकेशन भी बढ़ जाएगा, इसीलिए यहां पर लाइट एम्प्लीफिकेशन भी दिया गया है। लेजर की फुल फॉर्म का मीनिंग एक्चुअल में लेजर की वर्किंग ही है। अब सवाल आता है कि हम लेजर का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो ये लिखे मैंने यहां पर, आराम से पढ़ लेना। कुछ ग्रहों पर ऐसा भी इस्तेमाल होता है, वैसे कौन से ग्रह से था मैं भूल गया, किसी को याद है तो कमेंट में लिख देना। अब जरा लेजर की टाइमलाइन जान लेते हैं कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ। तो जी है चार्ल्स एस्टोन्स, यानी कि एक अमेरिकी फिजिसिस्ट जिन्होंने बनाया था मेसर। मेसर क्या होता है? मेसर होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब लेजर के जैसा ही है लेकिन माइक्रोवेव छोड़ेगा, और माइक्रोवेव कोई विजिबल लाइट नहीं होती, ठीक है जी। तो इन जनाब ने 1954 में ये बनाया था। इसके बाद जैसे ही इन्होंने ये बनाया, सोवियत वाले बोले भाई ये तो गलत है, ना 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 हम भी कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने ये कहा तुमने मेसर बनाया, हम लेजर बनाएंगे। मतलब तब तक लेजर का नामकरण नहीं हुआ था। हाँ जी, लेजर का नाम बहुत बाद में पड़ा है। तो जी ये है, कौन है? अलेक्जेंडर प्रोकोरोव एंड निकोलाई बोसोव, नहीं बोसोव नहीं, बेसोव। 1950 में सोवियत यूनियन के इन वैज्ञानिकों ने मेसर का इस्तेमाल करके कुछ नैनोमीटर की लाइट छोड़ी थी, मतलब जुगाड़ तुगाड़ करके छोड़ी थी। वैसे माइक्रोवेव से लाइट नहीं निकलती, लेकिन इन्होंने उसमें कुछ बदलाव करके कुछ नैनोमीटर की दूरी तक लाइट को भेजा था, ठीक है जी। उसके बाद कहानी जाती है गॉर्डन गूल्ड पर। 1959 में इन भाई साहब ने दुनिया को एक नाम दिया लेजर। जो लेजर नाम पड़ा है वो इन्होंने ही दिया था 1959 में, और ये लेजर बना भी लेते, लेकिन इनसे पहले थियोडोर एच मैरीमैन 1960 में बाजी मार लेते हैं और पहली लेजर यानी वर्किंग लेजर बना के दुनिया के सामने रख देते हैं। लेकिन इनके रास्ते आसान नहीं रहे, इन्हें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। देखो, जैसे इन्होंने अपनी लेजर बनाई, इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर फिजिकल रिव्यू के यहाँ सबमिट कर दिया। अब ये फिजिकल रिव्यू कौन है? तो जी ये रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला एक जर्नल है जो कि अमेरिकन सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है जी। अब जब ये इनके पास गए तो इन्होंने ये कहा देखो जी ये है मेरा रिसर्च पेपर, इसे पब्लिश कर दो। उन्होंने कहा बाबा जी ये क्या ले आए? अपने वैज्ञानिक क्या दिया? भाई साहब ये लेजर है। अब उन्होंने ये पूछा, हाँ ठीक है लेजर तो है, लेकिन ये है क्या, मतलब काम क्या करती है, दुनिया में कौन सा बदलाव लेके आएगी? तो जी अपना वैज्ञानिक कहता है देखो जी अभी अभी खोजी है तो इसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो निकल ही आएगा। अब भैया फिजिकल रिव्यू वाले कहते हैं ना 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 अंकल जी ये ना चलेगा, अगर इसका काम धाम पता है तो बताओ, नहीं तो फिर जब काम धाम पता लग जाए तब आना। यानी इनका रिसर्च पेपर जो है ये लोग छापने से मना कर देते हैं, क्या भैया हम तो ना छापने वाले। अपना वैज्ञानिक सीधा वहां से चला जाता है नेचर जर्नल के पास। नेचर जर्नल कौन है? नेचर जर्नल भी रिसर्च पेपर पब्लिश करने का काम करता है। अब जब इन्होंने लेजर खोज ली तो इन्हें उम्मीद जगी कि भैया अपने को भी नोबेल वोबल दो ना भाई, इतनी बड़ी खोज करी है हमने। तो इन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए जब नॉमिनेट किया गया तो नोबेल कम्युनिटी हो गई कंफ्यूज कि भैया नोबेल पुरस्कार दें किसको, इनको दें या इनको दें। अब ये कौन है? ये वो है जिन्होंने मेसर खोजा था और ये है जिन्होंने लेजर खोजा था। तो नोबेल कमेटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया देखो उसको देंगे जिसने यहां से मतलब इन सारी चीजों के बनने की शुरुआत करी है। तो वो कौन थे? वो थे चार्ल्स एस्टोन्स। तो नोबेल कमेटी ने इनको नोबेल प्राइज दे दिया और इन भाई साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिला, जबकि मेरी नजर में मिलना चाहिए था, ये भी बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन हम आज की डेट में इनके बारे में या इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जनाब का बर्थडे है। हाँ जी, आज इनका जन्मदिन है। ये 11 जुलाई 1927 में पैदा हुए थे और भाई साहब पार्टी कर रहे होंगे आज, पक्का जहां भी होंगे पार्टी कर रहे होंगे। 100% आज स्वर्ग में पार्टी का खर्चे का पर्चा भरा जाएगा और बिल फटेगा इनके नाम। अब आगे चले, चलो जी। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज जॉन फ्लोवर जो कि 11 जुलाई 1826 में पैदा हुए थे, इन्होंने दुनिया का पहला स्टीम पे चलने वाला खेती का हल जो कि खेत को जुताई करने में इस्तेमाल होता है उसकी खोज की थी। कैसे काम करता था? तो जी इसको चलाने के लिए खेत के दोनों तरफ 2 ट्रैक्टर लगाए जाते थे। एक बार तो तार इधर से खींचेगा तो ये हल जो है जमीन को जोतता हुआ इधर की तरफ बढ़ेगा और दूसरी बार ट्रैक्टर उधर से खींचेगा तब ये उधर की तरफ जाएगा। इसमें जमीन की जुताई करने के लिए दोनों तरफ जो फाली होती है, फाली यानी कि लोहे के दांत जो होते हैं वो लगे हुए थे, यानी कि एक तरफ जाते हुए एक ट्रैक्टर खींचेगा और दूसरी तरफ आते हुए दूसरा ट्रैक्टर खींचेगा। जैसे कि यहाँ पर ये तार लगा हुआ है ना, तो ये खींचने का काम कर रहा है और इसमें जो खिंचाई करने का काम करता था वो एक इस तरह का व्हील था जिस पर तार लिपटा हुआ था। तो ये उस जमाने की बहुत बड़ी खोज थी और लोग शौक शौक में आज भी इसका कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूट्यूब वीडियो बनाकर डालते हैं। अब इन जनाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये है जर्मेन सोमेलियर। अब ये कौन थे? तो जी ये दुनिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने किसी पहाड़ के नीचे, मतलब नीचे नहीं सॉरी पहाड़ के अंदर टनल बनाया था, रेल के निकलने के लिए टनल बनाया था। और उस जमाने में बड़ा ही रिस्की काम था भाई। सोचो आप पहाड़ के नीचे टनल बना रहे हो और दुनिया का पहला बना रहे हो, तो कितने लोगों को आप पर शक होगा कि बनेगा नहीं बनेगा, कहीं पहाड़ ऊपर ना गिर जाए, कहीं रेल दब ना जाए, कितने लोग मर सकते हैं। लेकिन इन्होंने वो काम कर दिखाया और आगे के लिए रास्ता खोल दिया। तो वो पहाड़ जिससे पहला टनल निकला था वो था माउंट सीनियस और ये टनल बनाने की प्रक्रिया चली थी 1857 से 1870 के बीच में। और
आज वो दिन है जिस दिन ये महान वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया से हमें छोड़कर चले गए, यानी कि आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है। आगे चलते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज पहली बार 1985 में जिपर्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये जिपर्स वो थे जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन करा तो उसके टांके भर दिए। अब अगर पता चले कि भाई साहब डॉक्टर साहब अपनी घड़ी भूल गए या कैंची भूल गए उसके पेट में, तो दोबारा काट कूट के निकालनी पड़ेगी। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं था। दरअसल इसलिए ऐसा किया गया था, मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, अंदर की ब्लीडिंग ना रुके तो दोबारा टांके काटने पड़ते। इसीलिए कुछ दिन शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन जिपर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको चोट के ऊपर लगाकर या फिर जिधर काट पीट की गई है वहां लगाकर बस जिप खींच दो, बंद कर दो, चैन की तरह बंद हो जाएगा आराम से। और जब मन करे कि अंदर के दर्शन कर लेते हैं क्या चल रहा है, तो जिप खोलो और देख लो। और उसके लगभग 5 से 14 दिन के अंदर वो जो चोट वगैरह थी वो ऐसी हो जाती थी कि भाई पता लग जाता था डॉक्टर को कि अब ये बंदा मतलब ठीक है, मतलब इसकी चोट जो है ठीक हो जाएगी। तो फिर उसके बाद टांके भर दिए जाते थे। ठीक है जी, आगे चलो। वैसे बताने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आज का मेरा दिन बहुत बिजी रहा है, तो मेरे पास लंबी वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है। लेकिन ये वीडियो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इन जनाब ने लाइटर रखा शीशे के सामने। अब इस लाइटर के पीछे कागज रखा, यानी कि लाइटर की परछाई शीशे पर अब नहीं जाएगी, यानी कि इमेज नहीं जाएगी। अभी जैसे ही कागज हटाएंगे तो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर लाइटर कैसे आया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये गलत वीडियो है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपको बढ़िया एडिटिंग आती हो, यानी कि अगर आप एडिटिंग जानते हो तो ये ऐसा हो सकता है। फिजिक्स का कोई भी नियम इस वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, ये गलत है, फेक है। तो आज की वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या बड़ी वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताना। अगर संभव हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।